वेलकम बच्चों। हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम आज देखने वाले हैं गॉस लॉ। ठीक है, आप उसका गॉस या फिर गॉस बोल सकते हो। ठीक है, तो उसका जो स्टेटमेंट है और उसका जो प्रूफ है, तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, पहले क्या चीज़ है वो हम देखने वाले, उसके बाद में उसका स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम तक सबसे पहले जो हमने देखा उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम में देखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ट्यूब ऑफ फोर्सेस वगैरह देखा, ट्यूब ऑफ इंडक्शन, और मेनली हम आ गए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो याद करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, किसी भी एरिया, मान लीजिए कि एक आधा ये आपके पास में एरिया है, इसमें से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस जाती है, एक आधे चार्ज, मान लीजिए कि एक आधा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, क्यों, तो इसके इस चार्ज के अराउंड क्या होंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगे। और हमने कोई भी एक एरिया ले लिया, तो यहाँ से जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगे, तो कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस इस एरिया ds में से जाती है, उस नंबर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका फार्मूला भी हमारे पास था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई एस। इसका मतलब क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ठीक है, इनटू एरिया डी एस। ठीक है, और इसको हमने जब इसको सॉल्व किया था तो ए इंटू डी एस कॉस थीटा, ये हमको मिला था फाई इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे दो कंडीशन ली थी हमने कि एक, अगर मान लीजिए कि ये जो एरिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी ऐसी है, और यहाँ पर हमारे पास में अगर ये डी एस यहाँ पर थीटा का एंगल बनाता है, तो ये e इंटू कॉस थीटा बन जाता। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि एकदम नॉर्मल है, तो यहाँ पर थीटा क्या बन जाता, हमारे पास में 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, और हमारे पास में यहाँ पर फार्मूला बनता है ए इंटू डी एस। कब, अगर मान लीजिए कि एरिया इसको क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कि मैंने हाथ बताया था, ये पाम इसमें से अगर मान लीजिए इस तरह से है, नॉर्मल है तो ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसी है और एरिया ऐसा, तो इसमें से लाइन तो जाएंगी नहीं। ठीक है, तो उस समय में यानी अगर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो वहाँ पे थीटा हमारा 90 बन जाता है, कॉस 90 0 होता है, और इसलिए फ्लक्स हमको क्या मिलता है, सेकंड कंडीशन में फ्लक्स मिलता है 0, और इस कंडीशन में ए इंटू डी एस मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसी का इस्तेमाल करके हम गॉस लॉ पर जाने वाले। ठीक है, अब क्या है ये गॉस लॉ, इसको हम देखते हैं। तो गॉस लॉ जो है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि गॉस लॉ हमको एक रिलेशन देता है। किसके बीच में रिलेशन देता है, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, जो हमारे पास में गॉस लॉ है, हम उसको जीएल नाम देंगे। इट गिव्स द रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई, एंड वो देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बीच में जो हमारा रिलेशन है, वो रिलेशन हमारा दिया जाता है गॉस लॉ से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो फ्लक्स है, यानी टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू द, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ये हमारे पास में रिलेशन है। जो बाद में आता है हमारे पास में क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, हम इसको देखने वाले कि कैसा आता क्या आता। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ चालू करते हैं। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, एक आधा कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, समझो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया इस पॉइंट पर, ठीक है, ठीक, यहाँ पर ले लिया, और इसके अराउंड क्या करता हूँ, एक आधा कोई भी एरिया ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। याद रखो, ये जो गॉसियन सरफेस है ये कंप्लीटली इमेजिनरी रहता है। ठीक है, कोई भी आप ले सकता, आप इरेगुलर शेप ले सकते हैं, आप रेगुलर यानी सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, कोई भी शेप ले सकते हैं। इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि गॉस की कंसेप्ट है, तो हम उसको गॉसियन सरफेस आप नाम दे सकते हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी शेप, ये सर्कुलर हो सकता है, ये स्पेरिकल हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, ये कोई भी किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये हमने नाम क्या दे दिया उसको, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब क्या करता बच्चों में यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एट पॉइंट ओ ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा कोई एरिया ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं हम, एक आधा छोटा सा एरिया ले लेते हैं। इस तरह से हमारे पास में क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये एलिमेंट कोई भी एरिया आप यहाँ पर लो, इसके यहाँ पर लो, कहीं पे भी लो, चल जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आगे जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से होंगे। ठीक है, तो मैंने ये एरिया ले लिया, इस एरिया को मैं नाम दे देता हूँ, समझो ए बी हमारा क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एरिया जो है हमारे पास में, इसका एरिया समझो ds है।
स्मॉल एरिया कितना है, ds है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक आधा पॉइंट P ले लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट P ले लिया, ठीक। अब इस पॉइंट P पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने इंटेंसिटी का भी फार्मूला देखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज हम लेते हैं ऐसा, जो आता हमारे पास में 1/4πε0 Q/r², ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इट इज़ गिवन बाय, तो क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू, क्या कहा मैंने, 1/4πε0 Q/r²। तो ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो सबसे पहले कंसीडर क्या करना है, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q प्लस q ले सकते हैं आप एट पॉइंट O, ठीक है, enclosed by the area, enclosed by the closed area of any shape, it is called as Gaussian surface, ठीक है, as shown in this figure, ठीक है। फिर उसके बाद में कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, ठीक है, एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ये पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना लिया मैंने, r, ठीक है, हो गया। उसके बाद में क्या कहूँगा मैं, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज इट इज़ गिवन बाय इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये हो गया। फिर उसके बाद में आप देखो, ये जो एरिया है, ये एरिया इस तरह से ऐसा तिरछा दिख रहा है, ठीक है, मैंने कहा कि ऐसा, और मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि आपको इसकी जो नॉर्मल होती है, जैसे मैं आपकी तरफ पंजा बताऊँ तो इस एरिया की डायरेक्शन आपकी तरफ है, मैं ऐसा बताऊँ तो इसकी डायरेक्शन यानी नॉर्मल ऊपर में रहेंगे, और ऐसा बताऊँ तो ये एरिया इधर दिख रहा है यानी नॉर्मल इधर होंगे। अब ये एरिया मैंने तिरछा ले लिया, ठीक है, तो पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये ऐसी होगी, और एरिया तिरछा दिख रहा है तो एरिया को नॉर्मल अगर निकालते तो ये होगा, मान लीजिए वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा इतना एंगल बना रहा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, तो ये बन जाएगा उसका कंपोनेंट E cos थीटा, ये है, ठीक। फिर उसके बाद में मैं कहूँगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस एरिया, ये जो एरिया हमने लिया हुआ है, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलेंगे हम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस एरिया ds, क्योंकि एरिया ds इन्फाइनिटेसिमल स्मॉल है, इसलिए मैं फ्लक्स भी स्मॉल ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है उसका, यस, तो फार्मूला होता है E इंटू ds, ये मैंने इसके पहले भी बताया, ठीक। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करते तो E इंटू ds cos थीटा आपको ये मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद ये देखो, ये E का ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा, ये हमारी E की वैल्यू, इनटू ये ds है और साथ में cos थीटा, कहाँ से लिया हमने ये, तो फ्रॉम 1, ठीक। चलो अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, तो मैं ये Q ले लेता हूँ यहाँ पर 4πε0 है, और इधर में हमारे पास में ये एरिया ds इंटू कॉस थीटा है अपॉन r² है, ठीक है। इस पार्ट को मैं अलग कर देता हूँ। अगर बच्चों आपको सही में याद है तो सबसे स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की थी हमारे क्लास की, तो वहाँ पर हमने प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ में जब हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखी थी वहाँ पर देखा था। प्लेन एंगल हमारे पास में देखा, उसके बाद सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या चीज़ होती है कि कोई भी एक आधा एरिया ले लो और एक आधा पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल बनाया जाता है इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल इट इज़ इक्वल टू हमारे पास रहता है ds, ये एरिया मान लीजिए ds है, तो ds cos थीटा अपॉन r² रहता है, ये मैंने लिख के दिया है। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो ds इंटू कॉस थीटा अपॉन r², इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो दैट कम्स टू 4π रेडियन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो बात देखो यहाँ पर आ चुका है ds इंटू कॉस थीटा अपॉन r², तो ये और कुछ नहीं है, तो मैं इसे क्या कहूँगा, ds cos थीटा अपॉन r² इज इक्वल टू डी ओमेगा, और ये और कुछ नहीं है, क्या है, दी सॉलिड एंगल, क्या कहेंगे हम इसको, सॉलिड एंगल, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय, ठीक है, सबटेंडेड, ये नीचे लिख देता हूँ मैं, सबटेंडेड बाय एरिया ds एट पॉइंट O,
पॉइंट हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पे एरिया कितना लिया, ये एरिया ds लिया। अब यहाँ पर आप इसको क्या कर लीजिए, ऐसा अगर ये कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारा d ओमेगा रहेगा, ठीक है। हमने ये पहले देखा हुआ है, मतलब यार है, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है, जिसका यूनिट स्टे रेडियन होता है और प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, ठीक है। सो ये चीज़ हमारे पास है। अब आप क्या करेंगे, इसके जगह पे आप इसके जगह पे क्या रख देंगे, डी ओमेगा, यानी डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा, ठीक है। यानी फाइनली हम क्या करते हैं, हमारे पास में डी फाई क्या मिल गया, यानी यहाँ पर द फ्लक्स ओवर एरिया ds, ये जो इतना सा एरिया लिया, छोटा सा एलिमेंट है, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल, इतने एरिया के लिए हमें जो फ्लक्स मिला वो है 4 पाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। अब मैंने एक्चुअली ये इतना सारा क्या लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है, क्लोज्ड सरफेस लिया है। तो इतने छोटे से पार्ट के लिए ये फ्लक्स होगा, तो ये पूरे पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी क्या कहेंगे हम यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस, ठीक है, ओवर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ओवर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज, तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैं उसको फाई कह लेता हूँ, ठीक है, और इंटीग्रेशन डी फाई होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन डी फाई। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, इंटीग्रेशन डी फाई, मतलब आप इंटीग्रेशन डी फाई को आप ये भी लिख सकते हो, यानी ई डी एस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या मिल चुकी है, ये मतलब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करो, तो ये मैं बाहर निकाल दूँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये जो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन है, मैं ऑलरेडी देखो ये डी एस कॉस थीटा का ही क्या कहा गया था, डी ओमेगा, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा, जो क्या बताया था मैंने 4 पाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 4 पाई। और फाइनली अगर हम बात करते यहाँ पर तो फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 4 पाई कैंसिल होंगे, सो यहाँ पर मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में आएगा, ठीक है। और दैट इज़ हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, ठीक है। तो ये हमारे पास में है GL, मतलब गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू दी, ठीक है, क्या बोलेंगे, ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q क्या है, चार्ज, तो क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एंक्लोज, देखो ये चार्ज जो होगा पूरा इसके अंदर होगा, टोटल चार्ज एंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। और इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, यानी गॉस लॉ क्या देता, गिव्स द रिलेशन बिटवीन, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बीच में जो रिलेशन देता वो भी रहता हमारे पास में। तो जब यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करूँगा मैं, तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, हालांकि हम बाद में वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रफ है, फिर इसके नोट्स तो मैं दूंगा। तो क्या बोलेंगे हम, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम, देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू द टोटल चार्ज enclosed by that surface डिवाइडेड बाय, आगे लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0।
तो ये हमारे पास में क्या है, गॉस थ्योरम है, ठीक है। इसके पहले जब यानी लास्ट थोड़ा प्रीवियस सिलेबस की बात करते तो जो हमारा पास में जीएल है यानी गॉस थ्योरम बोलो या फिर गॉस लॉ बोलो, तो वो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता था हमेशा, ठीक है। अब हमारे पास में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में इलेक्ट्रिक फ्लक्स केस में तो क्या कहेंगे हम, टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। एंड इट गिव्स, ठीक है, क्या करता है वो, इट गिव्स द रिलेशन, क्या बोलेंगे हम, गॉस लॉ इट गिव्स द रिलेशन, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर रिलेशन बिटवीन कौन, बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारे पास में गॉस लॉ, ठीक है, और प्रूव करना है। जैसे कि अब ये तो हमारा रफ हो गया, जब आपको मैं नोट्स दूंगा तो बराबर पहले क्या लिखेंगे, गॉस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन स्टेटमेंट क्या है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये हमने वैक्यूम में लिया, एप्सिलॉन जीरो यानी क्या, परमिटिविटी ऑफ द एयर या फिर वैक्यूम है। अगर आपने कोई मीडियम लिया, कोई भी मीडियम, वाटर लो, पैराफिन लो, एक आधा ऑयल ले लो, ठीक है, पेपर ले लो, ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हैं अभ्रक जो होता है माइका, वो ले लो, कुछ भी, ठीक है। वहाँ पे फिर क्या होगा, फिर के एप्सिलॉन जीरो आएगा, यानी यहाँ पर फाई है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, तो वहाँ पे के एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। तो के क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, या तो ये भी है हमारे पास, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और फिर किस तरह से प्रूव किया, तो वो हमने यहाँ पे देखा, सिंपल चार्ज ये किया, एक गॉसियन सरफेस लिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फ्लक्स लिया, फ्लक्स को सॉल्व करते करते फिर टोटल फ्लक्स ले लिया, ठीक है। तो ये है हमारा बच्चों गॉस लॉ, और गॉस लॉ हमको स्पेशली बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, गॉस लॉ को यूज़ करने का जो ये है, तो वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए। ध्यान रखो, गॉस लॉ इज यूज्ड मोस्टली टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे हमारे सिलेबस में अगर देखेंगे आप 12 के सिलेबस में, तो आपको सिर्फ क्या दिया है कि आपको गॉस लॉ का ये इतना ही पार्ट दिया है, ठीक है। इसका प्रूफ आपको वो 11th में मिलेगा, ठीक है। तो गॉस लॉ असल में ये है, इसका ये प्रूफ है, ये स्टेटमेंट है, और अब इसको हमको क्या करना है, अप्लाई करना है अलग अलग जगह पे। जैसे चार्ज स्पीयर है, चार्ज्ड स्पीयर, या फिर चार्ज कोई भी कंडक्टर, या फिर चार्ज सिलेंडर है, तो उसके बाहर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए वी यूज़ द गॉस लॉ, ठीक है बच्चों। तो इसको हम बाद में देखेंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।